हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब अपडेट। इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं दोस्तों यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर नोटिफिकेशन 2025 शॉर्ट डिटेल्स। और दोस्तों इस वीडियो के यूपीएसआई की जो रजिस्ट्रेशन एंड ओटीआर वगैरह हैं जो अभी चल रहे हैं वर्तमान में, उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स एंड अपडेट हुई है बोर्ड की तरफ से, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों कि जो अपडेट होने के बाद कैसे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, आप लोग ओटीआर करने के बाद, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें सभी चीज़ों पर बात करें, क्या इसमें एज लिमिट रहने वाली, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, और कुछ भी डाउट रहता है इससे रिलेटेड तो दोस्तों आप लोग जरूर पूछ लेना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिए, तो वहाँ से जाके आप लोग दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ और बताने वाला हूँ दोस्तों, इसमें आप लोगों को कोई डिग्री नहीं लगानी है। कुल में ग्रेजुएशन वगैरह पास हैं आप लोग, तो आप लोग बैचलर डिग्री से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को कोई डिग्री या कुछ भी नहीं देना है तो आप लोग वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें फुल डिटेल्स की पहले बात कर लेते हैं, फिर फॉर्म अप्लाई करके भी आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए थे फ्रेंड्स 12/8/2025 से। लास्ट जो डेट थी अप्लाई की 11/9/2025 रहने वाली है, जो कि सितंबर अभी आने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। यहीं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। यहीं दोस्तों 11/9/2025 तक रहने वाली है एप्लीकेशन फ़ीस की। आगे बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों, तो आप लोगों से बता दूं मैं, यहीं देख सकते हो आप लोग, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के 500 रुपये रहने वाले हैं। यहीं दोस्तों एससी एसटी कैंडिडेट के 400 रुपये यहीं पे दोस्तों रहने वाले हैं। आप लोग पेमेंट की बात कर लेते हैं, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू, ई चालान के बिना भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। आगे इसमें फ्रेंड्स बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आप लोग यूपीएसआई नोटिफिकेशन 2025 पीडीएफ एंड एज लिमिट, ठीक है। तो आप लोग इसे मैं बता दूं दोस्तों एक चीज़, यहाँ से देख सकते हो आप लोग, मिनिमम जो एज लिमिट रहने वाली है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम जो रहने वाली है दोस्तों 28 ईयर्स रहने वाली है। यहीं दोस्तों एज कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं, एक साथ 2025 तक मांगी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ देख एज रिलैक्सेशन यहीं बता दूँ, SC ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। यहीं दोस्तों ओबीसी एंड जनरल के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। आगे इसमें बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह की। यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यूपीएसआई इक्विपमेंट नोटिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हो टोटल जो पोस्ट रहने वाली है, यहाँ से टोटल पोस्ट नेम, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस मेल कैंडिडेट के लिए 42 पद हैं। कितने दोस्तों? 4242 पोस्ट हैं, ठीक है। और यहीं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप लोग अप्लाई कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया में। आगे इसी में बात कर लेते हैं। यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स, जो कि सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 106 पोस्ट करीब दी गई हैं। यहीं पे दोस्तों प्लेटून कमांडर एसआई के लिए दोस्तों 135 पोस्ट दी गई है। प्लेटून कमांडर एसआई स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लिए दोस्तों 7 पोस्ट करीब दी गई हैं, ठीक है। आगे इसमें बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कैटेगरी एंड वैकेंसी जो कि दी गई है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो पोस्ट देख सकते हो यहाँ यूआर के लिए दी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए एंड एससी के लिए, एसटी के लिए, एंड टोटल पोस्ट दी गई है। और सब इंस्पेक्टर सिविल पोस्ट जो दी गई है दोस्तों, यूआर में दी गई 1705 पोस्ट करीब दी गई हैं, और ईडब्ल्यूएस में 422 पोस्ट दी गई। ओबीसी में यही बात कर ले 1143 करीब पोस्ट दी गई हैं। एंड एससी में बात कर लें दोस्तों 890 करीब पोस्ट दी गई हैं। एंड दोस्तों इसमें मैं बता दूँ आप लोगों से, एसटी में दी गई हैं 82 पोस्ट एंड टोटल है 4242 पोस्ट दी गई हैं। यहीं दोस्तों यूआर में कर लेते हैं दोस्तों, जो कि आर्म पुलिस एसआई में है। यहीं दोस्तों बता दूं तो यूआर में 56 पोस्ट दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस में 13 पोस्ट दी गई हैं, ओबीसी में 36 पोस्ट दी गई हैं, एससी में 28 पोस्ट दी गई, एसटी में 2 पोस्ट दी गई हैं। टोटल 135 करीब पोस्ट दी गई हैं। यहीं दोस्तों सिविल सब इंस्पेक्टर सिविल फीमेल की बात कर लेते हैं। जनरल में 47 पोस्ट करीब दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस में 10 पोस्ट दी गई हैं, ओबीसी में 27 पोस्ट दी गई हैं, एससी में 21 पोस्ट दी गई है, और एसटी में 1 पोस्ट, टोटल 106 पोस्ट रहने वाली हैं। यहीं आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड दोस्तों स्पेशल सिक्योरिटी पोस्ट में जनरल में 25 पोस्ट दी गई हैं, जनरल में 25 पोस्ट दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस में 6 पोस्ट दी गई हैं, ओबीसी में दोस्तों 16 पोस्ट दी गई हैं। यहीं दोस्तों एससी में 12 पोस्ट दी गई, एसटी में 1 पोस्ट, करीब 60 पोस्ट रहने वाली। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, यूआर में 1833 पोस्ट एंड ईडब्ल्यूएस में 451 पोस्ट, ओबीसी में 1222 पोस्ट दी गई है, एससी में 951 पोस्ट दी गई हैं, और एसटी में 86। टोटल दोस्तों 4543 पोस्ट करीब दी गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे इसी में बात कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बता दूं फ्रेंड्स में, आप लोग यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की बता दें दोस्तों, तो सबसे पहले रिटन होगा, इसके बाद दोस्तों फिजिकल होगा, जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होता है, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है फेज़ 4 में। फेज़ 5 में मेडिकल रहने वाला है। 6 स्टेप की सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रहने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आगे बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न की बता दें। एग्जाम पैटर्न के बारे में आप लोग देख सकते हो यहाँ से, एग्जाम पैटर्न के बारे में आप लोग देख सकते हो यहाँ से फ्रेंड्स।
यहाँ से देख सकते हो जो टाइमिंग रहने वाला है 120 मिनट, करीब 2 आवर्स रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहीं दोस्तों सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, जनरल हिंदी रहने वाली, जो कि 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, टोटल 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों करंट अफेयर, बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज, टोटल 40 क्वेश्चन एंड 100 नंबर के रहने वाले। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 40 क्वेश्चन रहने वाले, करीब 100 नंबर के। यहीं दोस्तों मेंटल एप्टीट्यूड, IQ, रीजनिंग एबिलिटी, इसमें 40 क्वेश्चन रहने वाले, 100 नंबर के। 160 क्वेश्चन रहने वाले, 400 नंबर के करीब रहने वाले हैं। 250 करीब 250 नंबर का करीब एक रहने वाला है क्वेश्चन। आगे इसमें बात कर लेते हैं फिजिकल वगैरह की, तो फिजिकल की बता दूं दोस्तों, आप लोग यहाँ से देख सकते हो, फिजिकल की यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स, जो कि टाइप 1 में रहने वाला है दोस्तों, मेल फीमेल, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों की दोस्तों कैटेगरी यहाँ से देख सकते हो, जो कि जनरल, OBC और SC के लिए जो मेल कैंडिडेट रहने वाले हैं, जनरल, OBC और SC के लिए हाइट जो रहने वाली है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हो 168 रहने वाली है। यहीं दोस्तों चेस्ट रहने वाला है 79 से 84। यहीं दोस्तों ST की बात कर लेते हैं, यहीं दोस्तों ST की बात कर लेते हैं, जो मेल कैंडिडेट रहने वाले 160 सेंटीमीटर चाहिए। यहीं दोस्तों 70 से 82 चाहिए चेस्ट। यहीं दोस्तों रनिंग की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो जो रनिंग रहने वाली मेल कैंडिडेट की 28 मिनट में 4800 मीटर रहने वाली है। यहीं दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, जनरल, OBC और SC इन कैंडिडेट के लिए 51 चाहिए। एंड दोस्तों ST की बात कर लेते हैं, 147 चाहिए ST के लिए हाइट। यहीं दोस्तों रनिंग की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, 2.4 मतलब कि 2400 मीटर रहने वाली है। 16 मिनट में आप लोगों को रनिंग करना है, और चेस्ट आप लोगों को पता है लगता नहीं है लड़कियों का, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें, दोस्तों अगर कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट रहता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछ लेना। अगर आप लोगों का पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप लोगों को लॉगिन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन हो चुका है या आप लोगों ने पहले कर लिया है तो आप लोगों को सीधा लॉगिन कर लेना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करना है। आगे बात कर लेते हैं, कैंडिडेट भी आप लोग OTR करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। आधार बेस से भी हो जाएगा और डिजीलॉकर से भी आप लोग OTR कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें नोटिफिकेशन दिया गया है तो आप लोग वहाँ से और OTR वगैरह देख सकते हैं, क्या कैसे करना है, तो आप लोग करके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, जो कि OTR से संबंधित उन लोगों ने नोटिफिकेशन दिया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और कुछ भी डाउट रहता है तो यहाँ से क्लियर कर सकते हो, और इनकी साइट से भी यहाँ से आप लोग OTR करके और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आगे इसमें बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हो आप लोग UPSI जो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं उससे रिलेटेड कल ही आज ही रात में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो आप लोग इसको भी रीड कर सकते हो। फुल जानकारी दी गई है OTR से रिलेटेड एंड फॉर्म से लेकर अपडेटेड एंड करेक्शन से लेकर, जैसे कि फॉर्म में जो भी कोई डिटेल्स वगैरह या OTR में कुछ लोगों की करेक्शन नहीं हो रहा है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचना है, तो इसका भी नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप लोग इसको भी जाके देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं इसी में फ्रेंड्स, दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए यूपी पुलिस SI फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पोर्टल ओपन होते ही आपको कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको यहाँ पर इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है। ये आपके OTR के बारे में इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं कि कैसे आपको OTR करते हुए इन चीजों का ध्यान रखना है, तो इन इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करें। उसके बाद यहाँ पर आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करें और गाइड फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर गाइड अगर आपने पहले से अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है, अब यहाँ पर यूपी पुलिस की भर्ती में अप्लाई करने के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड कर दिया है। यहाँ पर आपको यूपी पुलिस की किसी भी भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर आपने पहले से अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है तो यहाँ पर आपको लॉगिन के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आप लॉगिन विद अकाउंट, लॉगिन विद आधार ID या फिर लॉगिन विद डिजीलॉकर, इन ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करके अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और गाइस अगर आप यहाँ पर 2025 से किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो यूपी पुलिस की, तो यहाँ पर आपको अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको क्रिएट योर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अकाउंट का ये अलग से सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आने के बाद गाइड आपको रजिस्टर हियर की इस टैब पर क्लिक करके अपना OTR करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप रजिस्टर हियर की टैब पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना OTR कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर पहले आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, फिर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है और अपना पासवर्ड क्रिएट करते हुए यहाँ पर आपको अपना OTR कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर आपको जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP के इन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और फिर गाइड आपको यहाँ पर वेरीफाई
वेरीफाई एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है कि यहाँ पर आपने अपनी 18 साल आयु कंप्लीट कर ली है। फिर यहाँ पर आपको अपनी सहमति प्रदान करनी है अपनी वेरिफिकेशन के लिए। उसके लिए आपको ये डिटेल हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कराई गई है। आप किसी भी लैंग्वेज में रीड करने के बाद यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। सुनना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस डिटेल को सुन भी सकते हैं और फिर आप अपनी सहमति यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन दो तरह से कर सकते हो। आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो या फिर डिजी लॉकर के थ्रू आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आपके पास आधार और डिजी लॉकर नहीं है तो इनके बिना भी यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स यहाँ पर आपको मैन्युअली एंटर करते हुए अपनी वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी होगी, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आधार वेरिफिकेशन का रहेगा। यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर ले। यहाँ पर बाद में भी आपको अपना वेरिफिकेशन करना होगा आधार के थ्रू। जब आप किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे तो हम आपको सजेस्ट करते हैं आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट करें। तो जैसे ही यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर गाइस आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है इंडिया। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके आधार के अकॉर्डिंग कुछ चीजें आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और फिर यहाँ पर बस अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका नाम आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वो एडिट आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम दोबारा से टाइप करना है अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपके पासवर्ड के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। हम यहाँ पर आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड एंटर करें। वही पासवर्ड आप यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करें। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करें और फिर गाइस आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने मैसेज शो होगा कि यहाँ पर खाता बनाने के बाद आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे अगर यहाँ पर आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। और अगर आप चेंज आउट करना चाहते हैं तो इस मैसेज को कट करें और एडिट करके अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सभी चीजें ओके हैं तो अब यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूपी पुलिस की इस वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आप लॉगिन विद अकाउंट, लॉगिन विद आधार आईडी, लॉगिन विद डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए आप लॉगिन करें और फिर अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर अगर आप लॉगिन विद अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने OTR करते हुए क्रिएट किया है। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको एक ओटीपी सबमिट करना है अपनी ईमेल आईडी पर या फिर मोबाइल नंबर पर। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें, सेंड ओटीपी टू ईमेल या फिर सेंड ओटीपी टू फोन। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी या फोन पर एक ओटीपी आएगा जिस पर आप क्लिक करेंगे, जिस भी ऑप्शन पर वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको कुछ इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है फॉर्म अप्लाई करने से पहले और फिर यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की टैब पर क्लिक करना है या फिर आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की सेकंड टैब पर क्लिक कर देना है। इनमें से आप किसी भी टैब पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको यूपी पुलिस SI और अन्य पोस्ट की जो ये भर्ती निकली है उसका ये सेक्शन यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए गाइस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर अप्लाई की इस टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर गाइस आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको कुछ अन्य डिटेल्स देनी है, अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको देनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर यहाँ पर आपको पोस्ट प्रिफरेंस देनी है और अपने फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करते हुए और फीस पेमेंट कर देना है और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इन स्टेप्स को यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में 1 बाय 1 करके कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अपने इन स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए अब आपकी पर्सनल डिटेल का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ चीजें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम पर प्रोवाइड कराई थी जब आपने अपना OTR किया था, जैसे कि आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। बस यहाँ पर अब आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है।
है आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर डाइवोर्स या फिर विडोवर, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर है तो आप यस करेंगे। फिर अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल देंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट से आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। फिर किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम या फिर तहसीलदार। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करें। अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर एंटर करें, उसका सीरियल नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। और अगर आप यूपी के निवासी नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो आपको अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा, यानी कि जनरल कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा। चाहे आप एससी है, एसटी है या फिर ओबीसी है तो आपको जनरल कैटेगरी में यहाँ पर काउंट किया जाएगा अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हो। फिर यहाँ पर आपको कुछ भी डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी। यूपी से है तो आपको अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पर देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर उसकी डिटेल देनी होगी। उसके लिए यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आपके पास आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है। उसके बाद आपको किस रैंक के अधिकारी ने वो इशू किया है, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम या फिर तहसीलदार। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। किस डेट को इशू हुआ है वो डेट सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर उसका एप्लीकेशन नंबर एंटर करें, सीरियल नंबर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपकी कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट शो कर दिया जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइस फिर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स को यहाँ पर सेव कर देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे। जैसे कि यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि किस जिले से हैं। फिर यहाँ पर आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि सेलेक्ट करनी है, फिर उस प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर आपको देना है। फिर आपको किस अथॉरिटी ने इशू किया है उसकी डेजिग्नेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है, जैसे कि डीएम, तहसीलदार या फिर सिटी मजिस्ट्रेट। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करें। और अगर आप यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई एक सर्विसमैन हैं, अगर है तो आप यस करेंगे। कब आपने ज्वाइन की थी अपनी सर्विस वो डेट सेलेक्ट करें, कब डिस्चार्ज हुए हैं वो डेट सेलेक्ट करें। इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस कैलकुलेट करके आपको ईयर, मंथ और डेट में शो कर दी जाएगी। और अगर आप ई एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आगे की डिटेल फिर आपको नहीं देनी होगी, वो डिसेबल कर दी जाएगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के राज्य के कर्मचारी है और आपके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कब आपने राज्य की सेवा शुरू की थी, यानी कि अपनी जॉब स्टार्ट की थी वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको एनओसी इशू कब हुई थी वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर इनके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर सेवा की अवधि कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। एनओसी का सीरियल नंबर यहाँ पर आपको देना होगा अपनी। फिर एनओसी आपको किस अथॉरिटी ने इशू कराई है उसका यहाँ पर आपको रैंक देना होगा, डेजिग्नेशन देनी होगी। इस तरह से अपनी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। और अगर आप यहाँ पर राज्य के कर्मचारी नहीं है उत्तर प्रदेश के, आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइस आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी किसी भी डिसिप्लिन में हो, यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी जो कि मैंडेटरी है। फिर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है, वो भी मैंडेटरी है। और उसके बाद आपको अपनी डिग्री की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, ग्रेजुएट डिग्री की या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी। तो यहाँ पर 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग डे, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है जब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की थी। आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको अपनी 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास की डिटेल को यहाँ पर ऐड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड कर देनी है। यहाँ पर इसमें अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करें और एडिट कर ले। इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल ऐड करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट आपको इस टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल को ऐड कर देना है। इसे भी आपको सेम ऐसे ही ऐड करना है जैसे आपने 10वीं क्लास की डिटेल ऐड की है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपने उसे किस डे, मंथ और ईयर को पास आउट किया है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है, उसके सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर एंटर करना है और ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। इन्हें आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर ले, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर ले। और अब यहाँ पर गाइस आपको अपनी बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट की टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल भी सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद किस डे, मंथ और ईयर को आपने कंप्लीट की है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अपनी ग्रेजुएशन का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, सीरियल नंबर आपको सर्टिफिकेट का एंटर करना है और उसके बाद आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड हो जाएगी। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल्स ऐड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और
सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट मार्कशीट और बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइड आपको यहाँ पर अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे उसके सामने यहाँ पर आपको ये एरो का चिन्ह दिया गया है, आपको अपलोड के चिन्ह पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको आपके जो ये डॉक्यूमेंट है ये 1 MB से कम होने चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में आपके ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 करके अपलोड यहाँ पर आपको कर देना है। और फिर यहाँ पर आप व्यू के इन ऑप्शन पर क्लिक करके आप जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे उसके सामने आपको यहाँ पर व्यू का ऑप्शन दिया गया है, आप इन ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें व्यू कर लें। गलती से कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन से, तो यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो बिना टोपी बिना चश्मे के होना चाहिए। फ्रंट व्यू आपका बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपके चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट होनी चाहिए। किसी भी वस्तु जैसे मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण आदि से ढका नहीं होना चाहिए। चेहरे के मुख्य भाग जैसे कि माथा, आंखें, नाक और ठुड्डी बालों, कपड़ों या छाया से ढके नहीं होने चाहिए। यहाँ पर अगर आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो में चश्मे पर चमक, प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए और आंखें आपकी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। और आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि फोटो की जो पृष्ठभूमि है वो साफ और सादी हो, जिसमें कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज या वस्तु न हो, यानी कि आपके फोटो का बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, व्हाइट। यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कैप्चर लाइव इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। गाइस आपको इस सर्कल के अंतर्गत अपना हेड रखना है, अपना प्रॉपर पोजीशन में सर आपको इस सर्कल के अंतर्गत लाना है, अपनी आंखों को यहाँ पर आपको ब्लिंक करना है और फिर आपको कैप्चर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ रिजेक्टेबल एग्जांपल भी दिए गए हैं। आप यहाँ पर सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इन फॉर्मेट्स में यहाँ पर आपके फोटो रिजेक्टेबल होंगे और इस फॉर्मेट में आपका फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पर सभी दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर होंगे वो व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से होने चाहिए एक बॉक्स के अंदर। उस बॉक्स का साइज 50 mm × 20 mm होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर उसकी पिक्सल्स में अगर बात करें तो आपका जो बॉक्स होगा उसकी विड्थ यहाँ पर 140 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 60 पिक्सल होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको जो अपने सिग्नेचर करने हैं वो कैपिटल लेटर्स में नहीं करने हैं, स्मॉल लेटर्स में आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करने होंगे। सिग्नेचर की फाइल का फॉर्मेट जेपीजी, जेपीईजी या फिर जेपीई होना चाहिए। यहाँ पर आकार हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 50 mm से 20 mm के बीच में, यानी कि 140 × 60 पिक्सल के जो बॉक्स होगा उसमें आपके सिग्नेचर होने चाहिए। और यहाँ पर आपके सिग्नेचर की फाइल का साइज 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। हस्ताक्षर केवल आवेदक के ही होने चाहिए, किसी और के नहीं होने चाहिए। अगर आपके हस्ताक्षर यहाँ पर वेरीफाई नहीं होंगे तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। गाइस यहाँ पर इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। और यहाँ पर जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं इनका साइज कम या ज्यादा है तो आप इन्हें दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर आपको अपने इंटरनेट ब्राउजर पर जाना है, वहां पर गूगल में जाकर आपको इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, किसी भी वेबसाइट को ओपन करें, वहां पर आप जिस डॉक्यूमेंट का साइज दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सेट करना चाहते हैं उसे आप अपलोड करें और दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करके उसे डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको सेव कर देना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने के प्लस के ऑप्शन पर आप फर्स्ट नंबर पर क्लिक करेंगे, वो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ऐड हो जाएगी। और जिसे आप सेकंड, थर्ड जिस भी नंबर पर रखना चाहते हैं उसके सामने प्लस के निशान पर आपको उसी नंबर पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हो। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपने जिन पदों के लिए आवेदन करने में रुचि रखी है उसके लिए आपने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस की जांच कर ली है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना ओ लेवल का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। आपको यहाँ पर ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस फाइल का साइज आपका यहाँ पर 1024 KB से कम होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी ये फाइल होनी चाहिए। और गाइस अगर यहाँ पर आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं है कंप्यूटर में तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा तो फिर यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इस भर्ती में, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप टेरिटोरियल आर्मी में सेवा दी है आपने कभी, अगर दी है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना सेवा प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। उसके लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस फाइल का साइज भी यहाँ पर 1024 KB से कम होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी ये फाइल होनी चाहिए। नहीं की है आपने यहाँ पर सेवा तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दे। ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और इसे यहाँ पर आप अपलोड कर दे। 1024 KB से कम पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा इस भर्ती में, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है और इस घोषणा पत्र को पढ़ना है। यहाँ पर आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। मैंने विज्ञप्ति का अध्ययन किया है और मैं इसे समझ लिया है तथा स्वयं को इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु पात्र पाया है। इन डिटेल्स को आपको 1 बाय 1 करके रीड आउट कर लेना है और इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके कर देना है। फिर यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप घोषणा करते हैं या फिर करती हैं कि आप अविवाहित या फिर विधवा है या आप केवल एक ही जीवित पति या
फिर पत्नी है और आप यह भी घोषणा करते हैं या फिर करती हैं कि आपने ऐसी स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं किया है जिसका पहले से पति या फिर पत्नी जीवित है, तो यहाँ पर आपको येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप इन डिटेल्स को केयरफुली रीड करें और अपने अकॉर्डिंग येस या नो में यहाँ पर आप ऑप्शन प्रोवाइड करा दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी किसी स्थापित न्यायालय के द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है, तो यहाँ पर आप येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप घोषणा करते हैं या फिर करती हैं कि आपने कभी भी राज्य की सेवा से आपको बर्खास्त नहीं किया गया है, यहाँ पर आप येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इन डिटेल्स को आपको केयरफुली रीड करना है, येस या नो में अपना आंसर प्रोवाइड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको अपना पैलेस एंटर करना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर अब तक आपने जो पीछे फॉर्म फिल किया है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर गाइस अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा, आप डिटेल रीड करें और सबमिट के इस ऑप्शन पर फिर दोबारा से क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। गाइस यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपए फीस है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 400 रुपए फीस यहाँ पर तय की गई है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए पे विद एसबीआई ई पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद फिर गाइस आगे बढ़ें /प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर अगर यूपीआई आईडी के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप एंटर यूपीआई आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें और वैलिडेट यूपीआई आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दे यूपीआई आईडी के थ्रू। और अगर आप यूपीआई आईडी के थ्रू फीस पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्यूआर कोड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप यूपीआई क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आप पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको ये क्यूआर कोड शो कर दिया जाएगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड में आकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। और यहाँ से भी आप व्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर